Hello everyone, I'm Justina Paris and I welcome you all to today's daily news analysis. आज है 22nd November 2024 and we're going to be seeing important articles from the Hindu and the Indian Express. So let's begin. आज का पहला आर्टिकल इनफैक्ट न्यूज़पेपर्स दोनों हिंदू और इंडियन एक्सप्रेस में इस न्यूज़ के बारे में काफ़ी चर्चा हुई है. What exactly is this news? Let us understand. तो यहाँ पे जो अडानी कंपनी है, द लार्जेस्ट कॉन्ग्लोमरेट ऑफ इंडिया, बड़ी सी कंपनी है, सबको पता है, बिलियनर गौतम अडानी की कंपनी है ये. तो यहाँ पे इन पे चार्जेस लगे हैं और ये चार्जेस किसने लगाए हैं? द चार्जेस आर अप्लाइड बाय यूएस डिपार्टमेंट ऑफ जस्टिस और यूएस सिक्योरिटीज एंड एक्सचेंज कमीशन. तो दो यहाँ पे ऑर्गेनाइजेशंस ने चार्जेस लगाए हैं अडानी कंपनी पे. वन इज डिपार्टमेंट ऑफ जस्टिस एंड सिक्योरिटीज एंड एक्सचेंज कमीशन. अभी कैसा यहाँ पे उन्होंने किस बेसिस पे ये चार्ज लगाया है ये समझते हैं. नाउ अकॉर्डिंग टू देम ये जो अडानी कंपनी ने $250 मिलियन का ब्राइब दिया है. $250 मिलियन यानी कि 2000 करोड़, इतना यहाँ पे उन्होंने ब्राइब दिया है इंडियन ऑफिशियल्स को टू गेट लुक्रेटिव एनर्जी कॉन्ट्रैक्ट्स, राइट. तो जैसे कि डिस्कॉम कंपनीज है, ऐसे जो कॉन्ट्रैक्ट्स लेने के लिए इन्होंने यहाँ पे इतना ब्राइब दिया है, ये एलिगेशन दिया है. फर्दर ये भी कहते हैं कि इन्होंने सिक्योरिटीज फ्रॉड किया है, इन्होंने फॉल्स इंफॉर्मेशन दिया है जिसके कारण यूएस इन्वेस्टर्स को यहाँ पे धोखा मिला है, राइट. सो हियर दे आर सेइंग दैट फॉल्स स्टेटमेंट्स, मिसलीडिंग स्टेटमेंट्स देके यहाँ पे यूएस इन्वेस्टर्स के साथ फ्रॉड हुआ है, ये कहता है डिपार्टमेंट ऑफ जस्टिस. सो यहाँ पे व्हाट इज द कॉन्सिक्वेंस अगर पूछे कि इसके वजह से क्या हो रहा है. सो कॉन्सिक्वेंसेस ऑफ दिस पर्टिकुलर इंसिडेंट, पहला है कि मार्केट पे ये बड़ा सा इंपैक्ट पड़ेगा, राइट. उनके स्टॉक्स पे इंपैक्ट करेगा. फर्दर वी कैन ऑल्सो टॉक अबाउट ये जो इन्वेस्टर्स हमारे कंपनीज में पैसा लगा रहे हैं उनके यहाँ पे जो कॉन्फिडेंस ये कम होगा, राइट. तो ये अपना कॉन्फिडेंस, इनका कॉन्फिडेंस कम होगा विद रिगार्ड टू इन्वेस्टिंग इन इंडियन कंपनीज अगर ऐसे मैल प्रैक्टिसेस हो रहे हैं तो. सो दिस विल अफेक्ट द एंटायर इकोनॉमी, राइट. सो फर्दर वी कैन ऑल्सो टॉक अबाउट यहाँ पे जो इमेज बनी है इंडिया की, ये भी यूएस जैसी बड़ी कंट्री अगर इंडिया पे एलिगेशंस लगाती है, ऑफ कोर्स दिस इज नॉट अ गुड थिंग फॉर इंडिया. तो हमारी जो इमेज है वर्ल्ड वाइड ये भी कम होगी. एंड वी कैन ऑल्सो टॉक अबाउट हमारे रिन्यूएबल एनर्जी टारगेट्स, लाइक फॉर एग्जाम्पल अडानी एनर्जीज, ये जो सोशल कॉन्ट्रैक्ट्स कर रहे हैं, ये जो कॉन्ट्रैक्ट्स कर रहे हैं, दीज आर विद रिगार्ड टू ऑल्सो इंक्रीजिंग द रिन्यूएबल एनर्जी एजेंसी टारगेट्स. तो इस पे भी हमारा इम्पैक्ट बनेगा. फर्दर दूसरे कंट्रीज यहाँ पे डर रहे हैं अडानी के साथ वापस से कॉन्ट्रैक्ट्स साइन करने में, इसीलिए केन्या जैसी कंट्री ने यहाँ पे अपना कॉन्ट्रैक्ट कैंसिल कर लिया है, राइट. एंड दूसरे कंट्री जैसे श्रीलंका भी अभी स्क्रूटिनी कर रहे हैं अपने कॉन्ट्रैक्ट्स की. So all this is happening in the aftermath of this particular indictment जो यूएस ने इंडिया पे, अभी इंडिया की कंपनी जो अडानी है इस पे लगाई है. एंड दिस इज नॉट द फर्स्ट टाइम. इससे पहले भी 2023 में क्या हुआ था, 2023 के यूएस बेस्ड हाइडेनबर्ग रिपोर्ट, इसने भी अडानी पे एलिगेशंस लगाए थे with regard to malpractices, manipulation of stocks, accounting fraud, ये सब लगाया था 2023 ने अडानी पे. So this is not the first time ये न्यूज में है. तभी भी उनके स्टॉक्स गिर गए थे, उनका मार्केट का प्रेजेंस गिर गया था एंड नाउ इट हैज रेप्लिकेटेड, वापस से ऐसा हो रहा है. अडानी का क्या कहना है इस पे? अडानी कहते हैं कि हमने कुछ भी नहीं, गलत प्रैक्टिसेस नहीं किए हैं. जो भी ये एलिगेशंस जो यूएस
रेगुलेटर्स लगाए हैं ये बेसलेस है और इन्होंने जरा से डिनाई कर दिया है. सो दिस इज विद रिगार्ड टू व्हाट इज हैपनिंग विद रिगार्ड टू दिस पर्टिकुलर इंसिडेंट एंड वी आर गोइंग टू सी इन द फ्यूचर कि क्या और होता है, व्हाट हैपेंस विद रिगार्ड टू कुछ इंडिया में उन पे कुछ केसेस लगेंगे, ये सब हम अभी आगे देखेंगे अगर कुछ होता है तो. लेट अस नाउ प्रोसीड टू द नेक्स्ट आर्टिकल. तो अगला आर्टिकल यहाँ पे न्यू अपॉइंटमेंट है. सो हमको ये पता है कंट्रोलर और ऑडिटर जनरल, ये क्या बॉडी है कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल की. दिस बॉडी ये कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है. कॉन्स्टिट्यूशन हमारे संविधान में लिखा है. संविधान के कौन से आर्टिकल में लिखा है? आर्टिकल नंबर 148. तो आर्टिकल 148 में कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल का जिक्र किया है, उसके फंक्शंस लिखे गए हैं, उसका अपॉइंटमेंट, ये सब इस आर्टिकल के थ्रू हमको पता चलता है. ना इसका रोल क्या है, इसका पर्पस क्या है? कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल का काम है अकाउंटेबिलिटी सेट करना गवर्नमेंट की. और ये अकाउंटेबिलिटी कैसे सेट करेगा? बाय चेकिंग द रिपोर्ट्स ऑफ द गवर्नमेंट, राइट. ऑडिट करना वेरियस पब्लिक इंस्टीट्यूशंस के, राइट. तो ये पूरा अकाउंटिंग देखता है गवर्नमेंट के PSUs के, गवर्नमेंट के बॉडीज के. सो दैट इज हाउ इट इज गोइंग टू सेट द अकाउंटेबिलिटी ऑफ द गवर्नमेंट टू द पार्लियामेंट एज वेल एज द लेजिस्लेटिव असेंबलीज. सो कैग का ऑफिस बहुत ही इंपॉर्टेंट है, राइट. एंड वी सी दैट कैग का जो ऑफिस है इसके बारे में कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स हम जान लेते हैं. पहले हम समझते हैं इसकी हिस्ट्री. तो हिस्ट्री की बात की जाए तो ये हम ब्रिटिशर्स से हमने लिया है. सो ब्रिटिशर्स ने हम इंडिया में स्टार्ट किया था 1858 के बाद. ना 1858 में क्या हुआ था? रिवोल्ट ऑफ 1857. ये आपको बताया 1857 का रिवोल्ट के बाद जो एडमिनिस्ट्रेशन है वो EIC से लेके ब्रिटिश क्राउन लिया था. सो दैट मींस ब्रिटिश गवर्नमेंट स्टार्टेड डायरेक्टली रूलिंग इंडिया, राइट. EIC को उन्होंने बोला आप रूल नहीं करेंगे, आप सिर्फ ट्रेड करो, एडमिनिस्टर गवर्नमेंट करेगी, ब्रिटिश की गवर्नमेंट करेगी. तो तभी से हम देखते हैं इंक्रीजिंग स्क्रूटिनी करने के लिए ये ऑफिस स्टार्ट किया गया था. इट वाज कॉल्ड दैट टाइम अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया, सॉरी ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया. ओके, सो AGI यानी ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया, ये एक नाम दिया गया था. और कौन थे पहले ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया? ये थे एडवर्ड ड्रूमॉन्ड. एडवर्ड ड्रूमॉन्ड जो अपॉइंट किए गए थे 2 साल बाद 1860 में. सो 1860 में एडवर्ड ड्रूमॉन्ड वाज द फर्स्ट ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया ड्यूरिंग ब्रिटिश टाइम. फिर उन्होंने नाम चेंज कर दिया, इसका नाम वापस से रखा कंट्रोलर अकाउंट्स जनरल, राइट. और उसके बाद 1884 में दे एक्चुअली नेम्ड इट अभी का जो नाम है कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल. सो ऐसे नाम चेंज करके वी सी नाउ द नेम इज एज इज कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल. दिस इज द नेम दैट इज गिवन इन 1884, राइट. और इंडिया का अगर पहला इंडिपेंडेंस के बाद अगर हम बात करें फर्स्ट इंडियन कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल कौन है? इट इज वी नरहरि राव. ठीक है, तो ये आपको नेम्स याद रखने हैं. सो ही इज द फर्स्ट कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल, रिमेंबर. और ये 1948 के बाद वी सी दैट ही हैज बीन द फॉर्मर, यू कैन से द फर्स्ट वन, फर्स्ट कैग. तो अभी तक हम देखते थे GC मुर्मू, गिरीश चंद्र मुर्मू हमारे कंट्रोलर ऑडिटर जनरल थे, बट इनका टर्म समाप्त हुआ 2024 में. तो अभी नए कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल आए हैं एंड व्हाट इज हिज नेम? ये है संजय मूर्ति. तो अगर आप एग्जाम दे रहे हैं प्लीज नोट दिस इंपॉर्टेंट चेंज दैट इज देयर, दैट इज संजय मूर्ति जो अभी नए कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल है, न्यू कैग है. ओके, इसके पहले थे गिरीश चंद्र मुर्मू. तो इनका टर्म 29 तक होगा. एनीवे, लेट्स अंडरस्टैंड विद रिगार्ड टू द इंपॉर्टेंट वन लाइनर्स विद रिगार्ड टू दिस ऑफिस. कौन इनको अपॉइंट करता है? द अपॉइंटमेंट इज डन बाय द प्रेसिडेंट. और अगर रिमूवल की बात की, रिमूवल भी प्रेसिडेंट करेगा, बट ऑन द सेम लाइंस एज द चीफ
सुप्रीम कोर्ट जज, जैसे सुप्रीम कोर्ट जज को निकाला जाता है वैसे ही इसको निकालेंगे. सो दे कैन नॉट बी ऑन द बेसिस ऑफ प्राइम मिनिस्टर या नॉट एनी अदर वे, बट ओनली ऑन द वे जैसे हम सुप्रीम कोर्ट जज को निकालते हैं, इन दैट मैनर. सो नाउ अगर टर्म पूछेंगे कितने टर्म या कितने सालों के लिए ये कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल बनेंगे, सो दिस इज मेनली 6 years. इनका 6 साल का टर्म होता है या 65 years उनका एज. ठीक है. सो if he manages to reach 65 years of age before he completes 6 years, then he will end his term. राइट. तो डिपेंडिंग कौन सा भी जल्दी समाप्त होता है, 6 साल या जो उनका एज है 65 years, उससे पहले he will be have to vacate his office. So this is with regard to the important facts that you have to know with regard to the comptroller and auditor general. And remember the article 148. Let us now see the next article. तो यहाँ पे जो ICC है और द इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट, इन्होंने इशू किया है कुछ अरेस्ट वारंट. ओके. सो अरेस्ट वारंट विद रिगार्ड टू अगेंस्ट whom? It is with regard to Prime Minister of Israel, which is Benjamin Netanyahu, right? उनके फॉर्मर डिफेंस मिनिस्टर जो है योव गैलेंट, के पूरा नाम है योव गैलेंट, एंड कुछ हमास के लीडर्स बिकॉज ऑफ द अट्रॉसिटीज, राइट, बिकॉज ऑफ द वॉर इन गाजा ऑन October 7th, राइट, October 7th 2023 का ये वॉर की वजह से इन पे कुछ अरेस्ट वारंट यहाँ पे इन्होंने इशू किया है. सो नाउ लेट अस अंडरस्टैंड एवरीथिंग अबाउट द इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट. तो इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट जो है ये एस्टैब्लिश हुआ था बिकॉज ऑफ द चार्टर और द स्टैट्यूट कॉल्ड एज द रोम स्टैट्यूट. रोम स्टैट्यूट आया था 1998 में, एंड इसके वजह से soon we saw in 2002 the ICC came into force. तो ICC अगर पूछे कब आया था, you have to write 2002. If Rome Statute कब आया था पूछेंगे, you have to write 1998. Further, what is the purpose of ICC? इसका मेजर एम है, पर्पस है कि वो इन्वेस्टिगेट करता है, प्रोसिक्यूट करता है और इंडिविजुअल्स को ट्राई करता है जो कुछ ग्रेव क्राइम्स किए गए हैं. कौन से ग्रेव क्राइम्स? जेनोसाइड यानी कि मास किलिंग्स, मास हत्या, वॉर क्राइम्स, क्राइम्स अगेंस्ट ह्यूमैनिटी. तो जो भी अगर आप वायलेंस करते हैं, क्राइम्स अगेंस्ट ह्यूमैनिटी करते हैं, सो इन दैट केस आप पे इंडिविजुअल्स को भी यहाँ पे अरेस्ट वारंट इशू करते हैं. ओके. फर्दर, वेयर इज द हेडक्वार्टर्स ऑफ ICC? इट इज हेग, नेदरलैंड्स. यहाँ पे 123 मेंबर कंट्रीज है, बट योर यू हैव टू रिमेंबर कि इंडिया इज नॉट अ पार्ट ऑफ ICC. राइट. अपार्ट फ्रॉम इंडिया कौन से अदर कंट्रीज आर नॉट पार्ट ऑफ इट? US, चाइना, रशिया. ओके, ये भी इसका पार्ट नहीं है. फर्दर, कितने जजेस होते हैं यहाँ पे? देयर आर 18 जजेस, ठीक है, जो 9-year टर्म के लिए इलेक्ट होते हैं. Right? Now, you also have another body called as the ICJ. ICJ का full form क्या है? The International Court of Justice. International Court of Justice और ICC दोनों अलग bodies हैं. तो International Court of Justice जो body है, UN Charter, right? तो UN चार्टर जो है, जहां पे वी नो दैट अदर 6 प्रिंसिपल ऑर्गन्स होते हैं, जैसे कि UNSC, UNGA, राइट, सिक्योरिटी काउंसिल, जनरल असेंबली, ट्रस्टीशिप काउंसिल, ऐसे UN के 6 बॉडीज हैं. तो इन 6 बॉडीज में से एक बॉडी है ICJ, जो स्टेट्स या कंट्रीज के बीच में जब डिस्प्यूट होता है तो ये सॉल्व करता है. अभी इंडिया UN का मेंबर है, तो जाहिर सी बात है, यस, वी आर ऑल्सो पार्ट ऑफ ICJ. तो ये जो बना था 1945 में बना था, ये UN चार्टर जो है 1945 में आया था. सो दैट इज व्हेन ICJ ऑल्सो केम. ये जो है बहुत ही लेट आया था, एंड दिस कैन ऑल्सो इशू अगेंस्ट इंडिविजुअल्स, वेयर एज ICJ कैन नॉट इशू वारंट अगेंस्ट इंडिविजुअल्स. ये मेंबर स्टेट्स के बीच में, कंट्रीज के बीच में है. समझ में आया? सो हियर यू हैव टू रिमेंबर, एक कॉमन थिंग है
दोनों में उनके हेडक्वार्टर्स, तो हेडक्वार्टर्स दोनों का सेम है, जो है हेग, नेदरलैंड्स में ही। एक और डिफरेंस जो आईसीजे का है, यहां पे यू हैव 15 जजेस, राइट, और हमारा इंडियन जज भी है दलवीर भंडारी। Okay, further if you talk about 15 जजेस के 9-year टर्म्स है, यहां पे भी सेम है, 18 जजेस है और ये 9-year टर्म्स है। सो दिस इज हाउ यू कैन डिफरेंशिएट बिटवीन आईसीसी और आईसीजे। तो अभी इन पे किसने वारंट इशू किया है? आईसीसी ने किया है विद रिगार्ड टू नेतन्याहू, गैलेंट एंड कुछ हमास के लीडर्स। लेट अस नाउ प्रोसीड टू द नेक्स्ट आर्टिकल। अगला आर्टिकल है कैरिकोम कम्युनिटी, या यू कैन से कैरेबियन कम्युनिटी। सो लेट्स अंडरस्टैंड ऑल अबाउट दिस। तो हमारे प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी गए हैं गुआना, जो ये जो जगह है कैरेबियन आइलैंड्स, कैरेबियन रीजन में है। एंड 56 इयर्स के बाद ऐसा कोई हमारा प्राइम मिनिस्टर है जो गया है। सो दैट इज व्हाई इट मेक्स इट अ वेरी रिमार्केबल इवेंट फॉर इंडिया, फॉर अस टू स्टडी अबाउट दिस पर्टिकुलर बॉडी। तो ये क्या है? तो दिस इज अ समिट दैट हैपेंड बिटवीन इंडिया एंड द कैरिकोम या द कैरेबियन कम्युनिटी। ये सेकेंड सच कॉन्फ्रेंस यहाँ पे आया गया है एंड इट इज सेड कि अगला जो कैरिकोम और इंडिया समिट होगा ये इंडिया में होगा। दैट मीन्स द थर्ड कैरिकोम इंडिया समिट शुड टेक प्लेस और विल हैपन इन इंडिया। ये आपको फैक्ट याद रखना है। Let's now study about the Caribbean community or the CARICOM। तो यहाँ पे जो कैरेबियन आइलैंड्स है, सो इफ यू कैन अंडरस्टैंड, ये जो मेक्सिको के पास या जो नॉर्थ अमेरिका और साउथ अमेरिका जो बीच वाला जो रीजन है ना, इसको हम कैरेबियन रीजन या कैरेबियन आइलैंड्स कहते हैं। तो आपको मैप में अगर दिखाना हो, सो यहाँ पे आपका जो है आपको यहाँ पे दिखेगा। सो दिस इज योर साउथ अमेरिका, यहाँ पे यू हैव योर मेक्सिको, राइट, एंड ऊपर यू हैव योर यूएसए। तो इस रीजन के बीच में जो आइलैंड्स आते हैं या कंट्रीज आते हैं, इसको हम कैरेबियन आइलैंड्स कहते हैं। एंड हियर यू हैव सम ऑफ देम व्हिच आर पार्ट ऑफ कैरिकोम। तो कितने मेंबर्स होते हैं कैरिकोम में? वी हैव 15 मेंबर्स इन कैरिकोम। 15 मेंबर्स हैं कैरिकोम में, इसमें से 15 टोटल है, बट देर आर ऑल्सो सम 6 एसोसिएट मेंबर्स। सो 21 मेंबर्स हैं इन टोटल, बट 15 के पास फुल मेंबरशिप है। सो हियर यू कैन सी ऑल द आइलैंड्स, जमैका है, हेती है, लूसिया है, गयाना, सुरिनाम, ओके, जमैका, दिस बेलिज। सो दीज आर द वेरियस आइलैंड्स, बहामास, विच आर पार्ट ऑफ द कैरिकोम। सो लेट्स अंडरस्टैंड ये कैरिकोम आया कब था। ये आया था 1973 में एक ट्रीटी के अनुसार, ट्रीटी ऑफ शागोरामास। ओके, शागोरामास इज द नेम ऑफ द ट्रीटी, राइट। तो इसका मेजर एम क्या था? द मेजर एम वाज फॉर इंक्रीजिंग इकोनॉमिक इंटीग्रेशन, फॉरेन पॉलिसी को शेयर करना, फर्दर कॉपरेट करना अमंग द मेंबर कंट्रीज, ताकि वहां पे डेवलपमेंट आ सके। तो आपस में इन्होंने एक बॉडी बनाई ताकि वो एक दूसरे के साथ ट्रेड बढ़ा सके, कॉपरेशन कर सके, इकोनॉमिक डेवलपमेंट ला सके। सो आई टोल्ड यू अबाउट द स्ट्रेचेस ऑफ दिस बहामास इन द नॉर्थ, वी हैव सुरिनाम एंड गयाना, ये साउथ अमेरिका के कंट्रीज हैं, एंड देयर आर मेनी सच आइलैंड कंट्रीज। ये अपने आप को डेवलपिंग कंट्रीज मानते हैं, राइट, सो दैट दे वांट टू एंश्योर कि वो बेस्ट प्रैक्टिसेस शेयर करें, दे शेयर काइंड ऑफ प्लान्स विद रिगार्ड टू फॉरेन पॉलिसी, राइट, एंड दे वांट टू कोऑपरेट विद ईच अदर। सो एक्सेप्ट फॉर बेलीज विच इज इन सेंट्रल अमेरिका एंड गयाना एंड सुरिनाम इन साउथ अमेरिका, सभी जो मेंबर्स हैं आइलैंड के कंट्रीज हैं। तो यहाँ पे जो एक्सेप्शंस दिए गए हैं कि जो बेलीज है सेंट्रल अमेरिका, जैसे मेक्सिको का नेबर है ये, राइट, व्हेयरएज गयाना
एंड सुरीनाम ये साउथ अमेरिका के जो बीच में जो आइलैंड्स हैं, दे आर ऑल द मेंबर कंट्रीज ऑल्सो ऑफ द कैरिकोम। तो यहाँ पे मैंने कहा 21 कंट्रीज, बट अगर मेंबर स्टेट्स पूछा, रिमेंबर देयर आर ओनली 15 मेंबर स्टेट्स और बाकी के 6 एसोसिएट मेंबर्स हैं। सो दिस इज विद रिगार्ड टू द समिट दैट हैपेंड। एंड अगर क्वेश्चन आएगा तो हेडक्वार्टर्स कहाँ पे? हेडक्वार्टर्स गयाना में ही है। एंड इनके प्रेसिडेंट का नाम क्या है? गयाना के प्रेसिडेंट का नाम है मोहम्मद इरफान अली। ठीक है, मोहम्मद इरफान अली, ही इज द प्रेसिडेंट ऑफ गयाना। Let us now proceed to the next article. अगला आर्टिकल है with regard to two child policy। तो आंध्र प्रदेश जो है इन्होंने स्क्रैप किया है टू चाइल्ड पॉलिसी विद रिगार्ड टू द पंचायती एंड द लोकल इलेक्शंस, लोकल बॉडी इलेक्शंस। लेट अस अंडरस्टैंड ऑल अबाउट दिस इन लिटिल डिटेल। सो आंध्र प्रदेश के चीफ मिनिस्टर का नाम क्या है? एन चंद्रबाबू नायडू। तो 1994 में क्या हुआ था? 1994 में 30 साल पहले एक पॉलिसी लेके आए थे, ओके, आंध्र प्रदेश की गवर्नमेंट, जिन्होंने कहा था कि अगर आपके 2 से ज्यादा बच्चे हैं then you cannot fight or contest the Lok Sabha, the Panchayati Raj elections as well as the municipal elections, right? तो municipal corporation या जो local self government वाले जो stage में जो elections होते हैं, आप लड़ नहीं सकते हो अगर आपके 2 से अधिक बच्चे हैं। तो इस पॉलिसी को अभी स्क्रैप किया है 2024 में, ओके, मंडे के ही दिन, कुछ दिन के पहले, दिस पॉलिसी हैज बीन स्क्रैप्ड। And now you see that आंध्र प्रदेश is not the only government जिन्होंने ये पॉलिसी लाई है या ये पॉलिसी को खत्म किया है। कौन से ऐसे गवर्नमेंट्स हैं जिन्होंने ऐसे पॉलिसी लाई है? Let us understand. So firstly, अगर पूछेंगे पहला स्टेट कौन सा है to bring about the two child policy, it is राजस्थान। ठीक है, राजस्थान ने 1992 में ये पॉलिसी लेके आए थे। उसके बाद 13 ऐसे स्टेट्स है, सो टोटल इफ यू से 13 स्टेट्स ने ये पॉलिसी लेके आए हैं। मध्य प्रदेश है, हरियाणा है, छत्तीसगढ़ है, राइट? सो मेनी अदर स्टेट्स हैव ब्रॉट दिस, गुजरात, बिहार, आसाम, all of these states have also brought this, but many of them scrapped it later on। तो ऐसे बहुत सारे स्टेट्स हैं जिसने इसको बंद भी किया, जैसे कि छत्तीसगढ़, हरियाणा, हिमाचल प्रदेश, मध्य प्रदेश। These states have now removed this two child policy, right? So why has Andhra Pradesh brought about this step? क्यों उन्होंने ये बंद कर लिया है, right? ये समझते हैं। 1994 में पहले समझते हैं कि ये पॉलिसी लेके आए थे सभी गवर्नमेंट्स बिकॉज पॉपुलेशन को कंट्रोल करना था। पॉपुलेशन काफी अधिक बढ़ रही थी एंड therefore they had to stop it in some way, so they bought this to you can say incentivize people to produce children, and soon many such policies that came in, जैसे कि नेशनल पॉपुलेशन पॉलिसी आया 2000 में, राइट? एंड द सेक्स रेशियो जो भी है 880:1000, तो इसके वजह से many states then decided कि ये पॉलिसी को बंद करते हैं, क्योंकि anyway हमारे पास नेशनल पॉपुलेशन पॉलिसी सेंट्रल लेवल पे तो हम कंट्रोल कर ही रहे हैं। सो इन्होंने many of the states then scrapped की नहीं चाहिए, ये पॉलिसी बंद कर दें। अभी आंध्र प्रदेश का क्या व्यू है ये समझते हैं। आंध्र प्रदेश कहता है कि यहाँ पे देश का पॉपुलेशन जो है, इस स्टेट का पॉपुलेशन ये कम हो रहा है, एंड विच इज द इंडिकेटर ऑफ दिस, द टोटल फर्टिलिटी रेट। टोटल फर्टिलिटी रेट इज द अमाउंट ऑफ चिल्ड्रन, okay, that is born to a woman, ठीक है, in a reproductive time। तो टोटल फर्टिलिटी रेट इज कितने बच्चे वो पैदा कर सकती है। तो हमारे जो नेशनल एवरेज है इट इज अबाउट 1.9, राइट? सम केसेस ऑल्सो से पहले 2.1 था, 2 था, तो थोड़ा कम हो रहा है, वैसे तो 1.9 तक है। आंध्र प्रदेश का जो नेशनल एवरेज से कम है, इनका है 1.5, राइट? तो ये कहते हैं कि हमारा पॉपुलेशन वैसे भी कम है, हमारी महिलाएं वैसे भी प्रोड्यूस नहीं करती, सो माइट एज वेल नॉट टू हैव दिस पॉलिसी बिकॉज हमारी पॉपुलेशन डिक्लाइन होगी। और एक पॉलिटिकल रीजन भी है। क्या है ये पॉलिटिकल रीजन? हमको पता है डीलिमिटेशन कमीशन होगा,
सेंसस के बाद 2026 में डीलिमिटेशन कमीशन होगा. डीलिमिटेशन कमीशन डिसाइड्स ऑन द बेसिस ऑफ पॉपुलेशन ऑफ द रीजन कि कितने रिप्रेजेंटेटिव्स कितने चुनेंगे एज मेंबर ऑफ पार्लियामेंट या विद रिगार्ड टू द स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली के इलेक्शंस. तो उतने ज्यादा पॉलिटिशियंस आपके आएंगे डिपेंडिंग ऑन द पॉपुलेशन. सो दिस कुड बी अनदर स्ट्रैटेजी कि उनको वो चाहते हैं कि ज्यादा पॉपुलेशन हो. उनका ये स्टैंड है कि यहाँ पे अभी एजिंग पॉपुलेशन, बूढ़े ज्यादा आ रहे हैं, सो इसीलिए उनको ज्यादा से ज्यादा इंसेंटिवाइज करना है फैमिलीज को कि वो ज्यादा बच्चे पैदा करें. सो दैट इज द रीजन व्हाट द नायडू, चंद्रबाबू नायडू गवर्नमेंट हैज गिवन. तो ये पूरा आर्टिकल हमने समझा विद रिगार्ड टू the two-child policy being scrapped by the Andhra Pradesh government. Let's now proceed to the next article और ये है G20 से related. तो G20 का जो summit था, okay, this took place in Brazil, right? ये 19th summit था. This was the 19th summit and 2024 में ये summit है. So अगर जो आप एग्जाम अगर अगले साल दोगे, so what you should remember, अगला समिट 20th G20 समिट ये कहां पे होगा? दैट इज इन 2025 की अगर हम बात करें, ये साउथ अफ्रीका में हो रहा है. ओके, साउथ अफ्रीका में होगा इन 2025. सो यू शुड नो दिस फैक्ट. ये हर साल होता है, राइट? सो G20 जो है a group of 20 countries, of course 21 हो गया ये because African Union has also joined in, और इनका major aim is cooperate करना among each member countries to increase in terms of economic integration, trade related matters, technological related matters. सभी matters में ये एक दूसरे के साथ इस summits में cooperate करते हैं, climate से related and the alike. तो अभी G20 के समिट में जो ब्राजील में हुआ था, राइट, ये समाप्त हो गया है, लेकिन उन्होंने एक नया कुछ अलायंस स्टार्ट किया है. तो आइए जानते हैं ये अलायंस क्या है. ये अलायंस है ग्लोबल अलायंस अगेंस्ट हंगर एंड पॉवर्टी. ग्लोबल अलायंस अगेंस्ट हंगर एंड पॉवर्टी. सो व्हाट एग्जैक्टली इज दिस अलायंस ऑल अबाउट? लेट अस अंडरस्टैंड. यू मस्ट हैव हर्ड अबाउट द SDG गोल्स, यानी कि सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स. कितने सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स हैं? 17. देयर आर 17 सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स. और हमारा टारगेट कब है कि कब ये 17 गोल्स हमको मीट करना है? ये टारगेट है 2030, राइट? ये आपको पता है 2030 का टारगेट है, जैसे कि हेल्थ, एजुकेशन, हंगर, पॉवर्टी, राइट? सो देयर आर 17 सच गोल्स. नाउ इन दिस व्हाट हैपेंड इज, ये जो सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स, गोल नंबर 1 और गोल नंबर 2. गोल नंबर 1 है विद रिगार्ड टू नो पॉवर्टी एंड गोल नंबर 2 इज हंगर, राइट? तो ये दो गोल्स जो है हमको मीट करना है. वी हैव टू रिड्यूस जीरो हंगर, नो पॉवर्टी, वी हैव टू अचीव इट बाय 2030. हम ऑलरेडी हैं 2020, मान लेते हैं 25 तक पहुंच ही गए हम, एक महीना है, राइट? सो कुछ 5 साल बाकी है, राइट? एंड आर वी अचीविंग आवर गोल? 2015 से लेके 2030 की बात करें, हैव वी अटेन्ड द गोल? हैव वी कम क्लोजर? द आंसर इज नो. व्हाट इज द रीजन? कोविड, राइट? कोविड की वजह से बहुत सारे जो फैमिलीज है ये बिलो पॉवर्टी लाइन शिफ्ट हो गए एंड दैट मेड द कंडीशन इवन वर्स. तो अगर अभी की बात की जाए, जो हमारा बिलो पॉवर्टी लाइन था, इन टॉकिंग ऑफ द ग्लोब, ओके, what was there in 2015 and what it is currently now, it is almost the same. कुछ कहीं बस कुछ नंबर्स कम हुआ होगा, बट अदरवाइज इट्स ऑलमोस्ट द सेम. तो ये हमको पता है, रियलिटी पता है कि वी हैव नॉट अचीव्ड और वी आर नॉट एबल टू अचीव द गोल ऑफ जीरो हंगर एंड जीरो पॉवर्टी. इसीलिए G20 में ब्राजील हैज गॉट अबाउट द अलायंस, ग्लोबल अलायंस अगेंस्ट हंगर एंड पॉवर्टी. तो इसमें व्हाट इज गोइंग टू हैपन, इंडिया इज अ पार्ट ऑफ इट एंड ये क्या करेंगे, इट इज गोइंग टू गिव अ प्लेटफॉर्म फॉर दोज कंट्रीज टू शेयर द प्रैक्टिसेस, टू गेट सपोर्ट
इंडिया पॉलिसीज, अगर इंडिया की कोई पॉलिसी है जहां पे उनको रिसोर्सेज चाहिए, जहां पे कुछ एक्सपर्टीज चाहिए, राइट, जहां पे टेक्नोलॉजी की आवश्यकता है, इंफ्रास्ट्रक्चर की आवश्यकता है, देन इट इज गोइंग टू बी हेल्प बाय द अदर कंट्रीज व्हिच आर पार्ट ऑफ द अलायंस। तो ये एक प्लेटफॉर्म वो सेट करता है ताकि जो मोटिवेटेड डोनर्स होते हैं, राइट, जो टेक्निकल सपोर्ट प्रोवाइड कर सकते हैं, जो कंट्रीज मदद करना चाहते हैं थ्रू कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी और अदरवाइज, इस प्लेटफॉर्म की वजह से ये हो सकता है। सो दिस इज विद रिगार्ड टू द ग्लोबल अलायंस अगेंस्ट हंगर एंड पॉवर्टी। इनके अलावा 3 ऑर्गेनाइजेशंस इनको फंड भी करेंगे, राइट, सपोर्ट करेंगे, जो है फूड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन, यूनिसेफ और वर्ल्ड बैंक। तो कौन से 3 ऑर्गेनाइजेशंस इसको सपोर्ट कर रहा है? FAO, यूनिसेफ एंड वर्ल्ड बैंक। FAO याद रख लेना 1945 में बना था ये, राइट, 16 अक्टूबर 1945। इसका हेडक्वार्टर्स है रोम में। यूनिसेफ, राइट, इसका हेडक्वार्टर्स कहां पे है? न्यूयॉर्क में। एंड फाइनली वर्ल्ड बैंक, इसका हेडक्वार्टर्स कहां पे है? वॉशिंगटन DC। ओके, सो इस अलायंस का हेडक्वार्टर्स अभी डिसाइड नहीं हुआ है। इट इज सेड दैट मे बी इट्स गोइंग टू बी इन ब्राजील, ओके, और इट्स गोइंग टू बी इन FAO का हेडक्वार्टर्स जो है रोम, राइट। सो दे हैव नॉट डिसाइडेड, ये अभी डिसाइड होना बाकी है, बट दिस इज विद रिगार्ड टू द रीसेंट अलायंस दैट हैज बीन ब्रॉट अबाउट बिकॉज ऑफ द G20। सो दैट इज ऑल विद रिगार्ड टू टुडेज आर्टिकल्स। बहुत सारी इंटरेस्टिंग आर्टिकल्स हमने देखे। डोंट फॉरगेट टू वॉच द नेक्स्ट वीडियो, जहां मैं डिस्कस करूंगी 20 GK क्वेश्चंस आज के करंट अफेयर्स से। थैंक यू।